मैं अनिल कुमार मिश्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने मानव के लैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज मैं पुष्पों के लैंगिक जनन के बारे में बात करूंगा। तो जनन मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। प्रजनन लिख देते हैं, वो भी एक ही बात है। प्रजनन, लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक के अर्थ से ही पता चल जाता है कि लिंग के बिना प्रजनन होना। नहीं माने लैंगिक माने लिंग, लिंग के बिना प्रजनन होना अलैंगिक कहलाता है। और जो लिंग से प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ज़्यादातर जीवों में लैंगिक, सभी जीवों में लगभग लैंगिक प्रजनन होता है। और पुष्पों पादपों में भी ज़्यादातर लैंगिक जनन ही होता है। तो मैं चर्चा करूँगा कि जो प्रजनन अंग है पादपों का वो है पुष्प। पुष्प के माध्यम से प्रजनन होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही पुष्प में नर व मादा के अंग पाए जाते हैं। और जो वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र कह लो, वर्तिका कह लो, वो होता है मादा का अंग। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए पपीता। पपीता एक ऐसा पौधा है जो नर पौधा अलग उगता है, मादा पौधा अलग उगता है। तो वो किसी माध्यम से, उनके कीटों द्वारा, वायु द्वारा, किसी माध्यम से क्या होता है, उनका परागण हो जाता है। और मादा पुष्प में, मादा में जो पुष्प आते हैं वो फल देते हैं, लेकिन नर में कोई फल नहीं देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये वो बिना फल वाला पपीता है, इसको काट दीजिए। एक बाग में काफ़ी पपीते, जब बाग लगाया जाता है तो उसमें काफ़ी पपीते नर निकल जाते हैं, तो उनको काट के डाल दिया जाता है पुष्प आने के बाद में। पुष्प आने के बाद में ही पता चलता है कि ये नर है, ये मादा है। तो मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, ये जरूरी भी नहीं है कि नर और मादा का साथ साथ हो। आपने देखा होगा मक्का का पौधा, जैसे मान लीजिए ये है मक्का का पौधा, और मक्का के पौधे में परागण कहाँ आते हैं, ऊपर वाली में आते हैं। और यहाँ पर ये फुचरा, जैसे यहाँ पर एक वो फूल आता है, उसमें फुचरा होते हैं, वो वर्तिकाग्र होती है। यहाँ से उसके वो झड़ते हैं परागकण, और परागकण झड़ करके यहाँ पर गिरते हैं, इसमें पहुँच जाते हैं, इसमें फल बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से भी होता है कि अलग अलग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुष्पों में एक होते हैं। तो मैं चर्चा करूंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, कैसे इनका प्रजनन होता है। देखिए, कोई भी पुष्प है, सामान्य पुष्प में कितने होते हैं। एक तो ऐसा होता है पुष्पासन, ये टहनी होती है, और उसमें पुष्पासन में के ऊपर होता है इस तरीके से हरी पत्तियों का, आप लोगों ने बना हुआ देखा होगा, उसे कहते हैं बाह्यदल, बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज, जो पुष्प की इस सुरक्षा करता है। उसके अंदर पहले जब बड होती है, कली होती है, तो बंद होती है, उसके बाद में खुल जाता है। ठीक है। पुष्पासन, पुष्प आसन, जिस पर पुष्प बैठा है उसको कहते हैं पुष्पासन। आसानी से समझ में आ जाएगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुष्पासन। अब यह क्या होता है, ये पुष्पासन हो गया। इसके बाद में यहाँ पर होता है एक दल, ये इसे पंखुड़ी भी कहते हैं। कलरदार होती हैं, दिन के फूलों में कलरदार होती हैं। और रात के पुष्प क्या होते हैं, वो ज़्यादातर गंध बिखेरते हैं, जिससे कि कीट आकर्षित हों और हमारे ऊपर बैठें, और हमारे जो परागकण हैं या तो दूसरे पुष्पों पर पहुंचा दें उसी वर्ग के, या फिर उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दें। तो रात के पुष्प का एक काम होता है, वो गंध ज़्यादा बिखेरते हैं, और दिन के पुष्प आकर्षित ज़्यादा करते हैं, कलर ज़्यादा होते हैं। कभी देख लीजिए, रात के पुष्प ज़्यादातर सुगंधित होते हैं और गंध ज़्यादा बिखेरते हैं, और दिन के पुष्प जो हैं वो कलर ज़्यादा बिखेरते हैं। अपनी एनर्जी ज़्यादा कलर में खर्च करते हैं, वो अपनी ज़्यादा एनर्जी उसमें गंध में खर्च करते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था किसी भी पुष्प की, मैं अच्छा चित्र नहीं बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसे अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु होते हैं। अंडाणु होते हैं, माना कि 3 अंडाणु बने,
और ये होती है वर्तिकाग्र। वर्तिका अग्र, वर्तिका का अग्रभाग, मतलब आगे का भाग वर्तिकाग्र कहा जाएगा और ये पूरी क्या कही जाएगी, वर्तिका कही जाएगी। इसको तो मैं कह दूंगा वर्तिका, वर्तिका, और इसको कह दूंगा वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्रभाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्रभाग। इसी में क्या होते हैं, इसी में होते हैं परागकोश। इस टाइप से लगे देखे होंगे, मैं भी एक पुष्प में लेकर आया हूं, वो दिखाऊंगा आपको। तो इसमें जो छोटे छोटे बड़े ही सूक्ष्म जो तो होते हैं वो पराग कण भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। तो इन पराग कणों को क्या होता है, चाहे वायु के माध्यम से वर्तिका के पर पहुंच जाएं और चाहे तो कीटों के माध्यम से पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये अगर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो है परागकण, यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको चिपका लेता है और खिसक करके धीरे धीरे जे यहाँ पहुंच जाते हैं, इस टाइप से कह लीजिए, तो इसमें पहुंच जाते हैं और आकर के एक अंडाणु से शैलित हो जाते हैं। जो शेष अंडाणु बचते हैं लगभग में दो परागकण पहुंचते हैं। पुरुषों में, नर में होता है शुक्राणु, इसमें तो परागकण कहेंगे। तो ये क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, भोजन का काम करते हैं जब तक ये पुष्प होता है। और उसके बाद में ये जो है फल बनना प्रारंभ हो जाता है और ये इसकी पंखुड़ी भी धीरे धीरे क्या होती है, झड़ जाती हैं, दल जिसके झड़ जाते हैं और फल बन करके तैयार हो जाता है। ये फल बन करके जब तैयार हो जाता है तो अच्छा, ये जो है इसको कहते हैं पुतंतु, इसको कहते हैं पुतंतु। और ये होते हैं पराग कोश, जिसमें पराग भरे होते हैं। तो इसी तरीके से अब ये फल का ये काम होता है। अब देखिए परागकण, मैंने आपको बताऊं मैं, ये जो है परागण जो है वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 वायु द्वारा, वायु द्वारा। नंबर 2 कीटों द्वारा, कीटों द्वारा। नंबर 3 जल द्वारा। चाहो तो आप चौथा भी कर सकते हो, जंतुओं द्वारा भी कर सकते हो, चौथा भी डाल सकते हो, जंतुओं द्वारा। अब जैसे रिफ्लेक्सिया का एक पौधा होता है, तो रिफ्लेक्सिया का पौधा क्या करता है, वो हाथी जाता है उसका मकरंद लेने के लिए, रस चूसने के लिए उसमें, और बड़ा पुष्प होता है, लगभग में 40 kg का होता होगा। तो उसमें वो मकरंद चूसता है, फिर दूसरे में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो जो है इससे जो है वो उसके परागकण पहुंच जाते हैं। ऐसे कभी कभी मनुष्यों के द्वारा भी पहुंच जाते हैं, वो हाथ लगाते पुष्पों में चले गए तो एक हाथ में परागकण चिपट गए, दूसरे पहुंच जाएं। और भी जीव ऐसा करते हैं, किसी फुलवारी से निकले तो परागकण पता चला उनके शरीर में चिपक गए, बालों में। और ये जो है, अब मैं चर्चा करता हूँ वायु द्वारा। वायु एक पौधे से परागकण ले जा करके और दूसरे परागकण छोड़ देती है। परागकणों की संख्या बहुत होती है और प्रजनन के लिए परागकण बहुत थोड़े की जरूरत पड़ती है, तो ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं, बहुत कम ही काम आते हैं। तो वायु द्वारा हो जाता है परागकण। दूसरा कीटों द्वारा। कीट क्या होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। दिन के पुष्प जो हैं वो बड़े ही आकर्षक होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। जैसे मेरे पास पुष्प कुछ पड़े भी हैं, देखिए ये एक पुष्प है और एक मेरे पास गुलाब का भी पुष्प मैं लेकर आया हूँ, और एक मेरे पास जो है ये अनार का पुष्प है। तो ये मेरे पास काफ़ी पुष्प हैं, ये कलर बिखेरते हैं, ठीक है। तो कलर बिखेरने का काम करते हैं, ये सभी अलग अलग कलर के हैं, ज़्यादातर अपने अपना कलर बिखेरते हैं, आकर्षित करते हैं, कीट उड़कर जाते हैं, मकरंद लेते हैं, दूसरे पुष्प जाते हैं, तो परागण का काम हो जाता है, ठीक है। अब मैं पुष्प मैं बता दूं, देखिए क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल हो गया, मैं पंखुड़ी कुछ गड़बड़ हो रही हैं, तो इसमें देखिए
क्या होता है, ये परागण है, ये परागण है, ये परागण है। तो ये बीच में जो इसका भाग है ये दिखाई दे रहा है, जूम करके देखेंगे तो ये होता है वर्तिकाग्र। ये परागकण किसी के माध्यम से, चाहे कीटों के माध्यम से, वायु के माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर इस वर्तिका तक पहुंचते हैं और वर्तिका से खिसकते हुए ये क्या होता है, अंडाशय में पहुंच जाते हैं और बाद को ये पंखुड़ी धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, सूख करके झड़ जाती हैं और यही पूरा अनार बन करके तैयार हो जाता है। मैंने पूरा एक विधि समझा दी है। तो इस तरीके से क्या होता है, जल द्वारा होता है। जल में कई प्रकार से होता है जनन। कभी कभी तो क्या होता है कि नर पुष्प जल्दी पुष्पान्वित हो जाते हैं, वो परागण गिरा देते हैं, मादा पुष्प बाद को पुष्पान्वित होते हैं वो। लेकिन ये मत समझ लेना कि हर जलीय पौधा, हर जलीय पुष्प जो है वो जलीय प्रजनन करता है, जरूरी नहीं है। कमल का फूल है वो जलीय प्रजनन नहीं कहता है, उसके कीट ही प्रजनन करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने जलीय पौधे हैं वो जली ही प्रजनन करते हों। तो जलीय पौधे हैं तो जो नीचे आते हैं जिसमें जल आराम से पहुंच जाता है, उनका ज़्यादातर जलीय परागण होता है, जलीय परागण होता है, प्रजनन नहीं परागण कह लीजिए। तो इसी तरीके से वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं द्वारा मैंने बता ही दिया है। रिफ्लेक्सिया का एक हंसी की बात मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब एक किसी महिला को शादी नहीं करना चाहती होगी, तभी तो एक गाना बनाया गया है। तो उसने क्या किया, रिफ्लेक्सिया के फूल इकट्ठे करा लिए। रिफ्लेक्सिया का फूल होता है 40 किलो का, और उसने गाना बजवा दिया, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ऊपर से 40-40 किलो के 4-5 फूल गिरवा दिए। ठीक है जब गिरवा दिए तो आप समझ लीजिए, जब छत के ऊपर से गिराया गया जाएगा फूल 40 किलो का, तो क्या स्थिति हुई होगी, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से, खैर ये हंसी की बात थी। तो मैं बात करता हूँ जंतुओं द्वारा, ये हो गया प्रजनन। अब इसमें क्या होता है, फूल, अब इसमें फल कहाँ कहाँ बनते हैं। अब हमारी चर्चा हम करेंगे फल कहाँ कहाँ बनते हैं। तो फल की अगर हम बात करेंगे तो फल, अभी मैं बता रहा था कि ये यहाँ पर अगर कहीं फल बन गया, मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ, जहाँ पर ये निषेचन हुआ है, जहाँ पर परागण का और अंडाणु का निषेचन हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या होता है, अगर फल यहाँ पर बनता है तो इसको कहेंगे सत्य फल। क्या कहेंगे, सत्य फल। अगर, तो सत्य फल के भी कई उदाहरण हैं। सत्य फल जो है वो आम है, जामुन है, ये सब सत्य फल होते हैं। इसकी मैं उदाहरण भी यहाँ लिख भी देता हूँ। आम है और जामुन है, ये सत्य फल है, जामुन है। अगर ये इसमें बनता जाकर के, पुष्पासन में बनता जाकर के, तो पुष्पासन में जब बनेगा आकर जाकर के, तो ये क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा असत्य फल या झूठा फल। इसमें क्या होगा, पुष्प पूरा आगे बना रहेगा और ये जो है, तो ये कहेंगे, यहाँ पर अगर फल बनता है तो उसको कहेंगे असत्य फल। अच्छा, अर्थात कभी कभी क्या होता है कि वर्तिका के अग्रभाग पर फल बन जाता है, क्योंकि कोई कोई फूल होते हैं उल्टे होते हैं। आप देखिए केला का, देखिए केला का जब फूल आता है तो ऊपर को नहीं उगता है, तो वो नीचे को लटका होता है। नीचे को लटका होता है तो जो अंडाणु होता है वो खिसक कर कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र पर होता है। तो वर्तिकाग्र पर आते जैसे ही परागण आएगा वैसे ही इसमें शैलित हो जाएगा अंडाणु से, तो उसमें उसकी जरूरत नहीं है। तो उसे अनिषेच फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर फल बनता है तो उसे कहेंगे अनिषेच फल। तो ये अनिषेच फल कहलाएगा, अनिषेच फल कहलाएगा। क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से है। अच्छा, एक चीज और है, परागण जो है वो वायु द्वारा भी होता है, कीटों द्वारा भी होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर गेहूं है और ये जो है मटर है, ये इनमें ज़्यादातर वायु द्वारा हो जाता है। क्यों, कीट अगर एक बाली पर बैठेंगे उसके परागणों को दूसरे पर छोड़ेंगे, और गेहूं बहु संख्या में होता है, हजारों लाखों एकड़। और दूसरी बात क्या मानव ने किया है
कि जितने भी परागण वाले कीट पतंगे हैं उनको नष्ट कर डाला है, ऐसी खतरनाक दवाइयों को डाला है। तो कीटनाशक दवाइयों को डाल करके अब देखिए आपको ना कहीं तितली दिखाई देगी, जहाँ ज़्यादा मधुमक्खी दिखाई देती, क्योंकि ये जैसे ही कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव किया जाता है ये लगभग मर जाती हैं। तो ये गेहूँ वगैरह हैं, मक्का वगैरह है, तो इनमें ज़्यादातर वायु द्वारा परागण हो जाता है। और बाद बाकी जो बड़े बड़े पुष्प हैं उनमें कीटों द्वारा हो जाता है, जिनका समझ ही गए हैं आप लोग, और जंतुओं द्वारा भी समझ गए हैं, जंतुओं द्वारा भी परागण हो जाता है। तो ये 3 तरीके का फल हो गए। जो अंडाशय में फल बनता है उसे सत्य फल, आम जामुन, और असत्य फल सेब कह लीजिए आप, और अनिषेच फल इसको केला कह लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। तो इस तरीके से फलों का निर्माण होता है। चाहो तो आप उसके और बनावट के आधार पर भी कर सकते हो। जैसे एक सरल फल का मतलब है जैसे फल आया तो एक फूल आया, उसमें जो है एक फल आया, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। नंबर 1 सरल फल, इसमें क्या होता है, एक पुष्प होता है और एक फल होता है। ठीक है, एक पुष्प एक फल। नंबर 2 समूह फल, नंबर 2 समूह फल, इसमें जो है एक पुष्प आता है और कई फल आते हैं। इसको स्ट्रॉबेरी वगैरह कह लीजिए। एक तीसरा और होता है संगठित फल। इसमें क्या होता है, एक फल आता है, इसको थोड़ा समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक फल आया और उसके जो दल हैं वो भी उसी में चिपट जाते हैं। जैसे कटहल, अनानास, ये इनका बाहर का बक्कल बहुत मजबूत होता है। तो इसमें जो है इसको कहेंगे, इसके एग्जाम्पल हैं कटहल, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो आज जो है मैंने पूरा पढ़ा है और ये भी बता दिया है कैसे फल बनते हैं। ठीक है, कैसे क्या होते हैं, मैंने जितने भी मेरे दिमाग में थे इसमें वो मैंने बता दिया है। कि कभी कभी क्या होता है, पुष्प अलग अलग होते हैं, वर्तिकाग्र अलग होती है। मैंने मक्का का एग्जाम्पल बता दिया। मक्का का जो है वर्तिका का भाग नीचे होता है और जो है परागकण ऊपर होते हैं, ऊपर से झड़ते हैं। वो वर्तिका पर कुछ ज़्यादातर जमीन में गिर जाते हैं, लेकिन कुछ तो पहुंच जाते हैं, उनसे जो है उसमें फल आ जाता है। इसी तरीके से मैंने एक पपीता का एग्जाम्पल बता दिया। पपीता नर मादा जबकि अलग अलग होते हैं, और ज़्यादातर जो है उसी में नर का भी भाग होता है पुष्प में और मादा के भी भाग होता है। ये सब जो हैं परागण करके और निषेचित हो करके फल का रूप ले लेते हैं, जो मेरे नाना प्रकार से जीवन में काम आते हैं। तो आज ये मैंने जो है पौधों का जो है लैंगिक प्रजनन बताया है। मैं अगले वीडियो में आपको अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।